क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। कमेंट करेंगे अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के, धरती के फूल के। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं भारत की एकता के। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार। और विवर्त के रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार। विवर्त जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। धरती के फूल हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का खा है जयशंकर प्रसाद की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मनेपद, आत्मनेपद निबंध है अज्ञेय का। अज्ञेय का क्या है? निबंध है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का गा है आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो चंद्रकांता संतति क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका है? देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बाल कृष्ण भट्ट। तो रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति नहीं है, रचना नहीं है। चौखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। और वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। चित्राधार नहीं है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज, अपने अपने अजनबी, अनघ, प्रादक्षिणा। तो सिद्धराज और अनघ, प्रादक्षिणा ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। पूछा है नहीं है, तो अपने अपने अजनबी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। इसके बाद है पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, यशपाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो पिंजड़े की उड़ान रचना है मेरे प्यारे बच्चों यशपाल की। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1962, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979। और चारों सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, यानी तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं, तीसरा सप्तक के भी संपादक अज्ञेय हैं और चौथा सप्तक का भी संपादक किन्होंने किया? अज्ञेय ने किया। तो इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है द्विवेदी युग की समय सीमा है 1868 से 1900, 1919 से 1938, 1900 से 1922, 1938 से 1943।
तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1922। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश होता है 10 अंक का और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले उसे सबसे पहले पढ़ते हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाषा शब्द मिल गया है। कौन सा शब्द मिला है? भाषा। तो जहाँ पर भाषा शब्द मिले और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो आपने अभी पढ़ा था, पैराग्राफ में सीधा सीधा लिखा है, नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो सब भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ। तो परंपरागत का मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली, और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। गद्यांश का रेखांकित अंश यह बताता है कि सड़ी गली मान्यताओं और पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। यहाँ पर फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए राष्ट्र शब्द मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, है ना, जन शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के गौरव के साथ धारण करते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको व्याख्या में। रेखांकित अंश में बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि आप कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैठी थी अचल तथाप असंख्य तरंगे। ठीक है,
रानी केकई स्थिर तो बैठी थी, लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गौमुखी गंगा, जो कभी सिंहनी की बात आह, जो कभी सिंहनी की बात ही हाहाकार मचानी मचाती थी, वह आज गौमुखी गंगा के समान शांत है। कहती है, हाँ जानकर भी मैंने भरत को ना जाना। कैकेयी कहती है कि हाँ, मैंने भरत को जन्म देकर भी ना समझ पाई। सब सुन ले, तुमने अभी स्वयं माना। केकई कहती, सभी सुने और तुमने भी यह अभी स्वयं माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, यदि यह सत्य बात है तो तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधनी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? दुर्बलता का, कमजोरी का एक विशेष चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? पर पर हम अबला स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? ठीक है। तो पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम तो केकई का अनुताप। ठीक है। और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकई के किस रूप का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकई श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठे होने के पश्चात भी केकई के मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी केकई आज दीनता के भावों से भरी हुई थी। इसके बाद है, सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय यह है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। कैकेयी के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है। इसी कारण पहले प्रसंग में उसे सिंघनी और वर्तमान रूप में गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। रास्ता राधा कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई सूखी हुई मुरझाई हुई लता दिखाई पड़े तो पाँव के निकट उसको श्याम के लागे देना, तो उसको ले जा करके श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित जाना। और इस प्रकार से प्रेम से वंचित और यों सीधे से प्रकट करना और सीधे सीधे उनको बता देना कि प्रेम से, आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा नित्य प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही है। फिर कहती है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता क्या हो रहा हो, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से, तो उस पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाना। धीरे धीरे संभल रखना, यो उन्हें बताना, और धीरे धीरे संभाल कर रखना और इस प्रकार उन्हें बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोत्साहित हमारा। इस प्रकार तुम बता देना कि प्रेषित पथिका नायिका के समान राधा भी पीली होती जा रही है। ठीक है, आपके वियोग में पीली पड़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक पवन दूत का और पाठ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। प्रोसिता सा में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में उत्तर देना है और लगभग 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। आपके एग्जाम में चाहे साहित्यिक परिचय पूछे और चाहे जीवन परिचय पूछे, आपको सेम इसी प्रकार लिख करके आना है। अगर इसी प्रकार आप लिख के आते हैं तो आपको फुल अंक मिलेगा। जीवन परिचय हेडिंग डालना है, बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय और इसके बाद प्रमुख रचनाएं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से हम देखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर रचनाएं हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट यानी फणीश्वर नाथ और रेणु द्वारा कहानी। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है आपको, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ के साथ में अनुवाद करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका अनुवाद देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद है 8 का खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सा हेतु सर विधानाम धर्मस्य चा धनस्य। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जातक कथा से लिया गया है, उल्लूक जातकम से। ठीक है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर कैसा होगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न करना रहता है, 2-2 अंक के होते हैं, 4 अंक मिलेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 का खा और गा है, करुण रस अथवा शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसका भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो निबंध का मिल जाएगा। फिर 12 का पहला है, पवित्रम का संधि विच्छेद पो प्लस इत्रम, हरेऊ का संधि विच्छेद हरे प्लस औ। इसके बाद में अगला है दोग्धा का संधि विच्छेद दोग प्लस धा। इसके बाद है खा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है और निर्दोषा में अव्ययीभाव समास है और सज्जना में भी क्या है, कर्मधारय समास है। इसके बाद 30 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हो तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी 8 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में तल प्रत्यय है। इसके बाद है, किस शब्द में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो धीमान में मतुप प्रत्यय है। और इसके बाद खा नंबर है इसका, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 2 अंक का है। ग्राहम परिता वनमस्त, इसमें द्वितीय विभक्ति है। सा सिरसा खल्लौटा, इसमें है द्वितीय विभक्ति। और देवभम स्वाहा, इसमें है चतुर्थी विभक्ति।